नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक नया दुर्ग लेके आया हूं, जालौर का दुर्ग। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में बताया, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में बताया, गागरोन के दुर्ग के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया दुर्ग लेके आया हूँ, जालौर का दुर्ग, जो कि मारवाड़ में स्थित है। चलो अपन जालौर का दुर्ग आरंभ करने से पहले एक खास बात, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, तथा इसके साथ साथ जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का ही फायदा है। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियो हैं जो कि मैं आने वाले समय में अपलोड करूंगा, वह सीधे आप लोगों के पास डायरेक्ट आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे और आप लोग मेरे अपलोड किए हुए वीडियो को देख सकेंगे। आपको अलग से सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर आप लोगों को कैसा लगा, कैसा समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो मैं और ज़्यादा समझाने का प्रयास करूंगा, और यदि समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा और सुधार करने का प्रयास करूंगा मित्रों। इसके साथ अपन लोग आरंभ करते हैं जालौर का दुर्ग। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर या आपके डैशबोर्ड के ऊपर इस प्रकार से ये गोलाकार आकृति दिख रही है। अपन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जालौर का दुर्ग है। यदि अपन जालौर के दुर्ग को देखते हैं तो जालौर का जो दुर्ग है मित्रों, इसका नाम यदि अपन देखते हैं तो इसको जाबालीपुर या जालहुर के नाम से भी जाना जाता है। जाबालीपुर या जालहुर के नाम से भी जाना जाता है। और जालौर को यदि अपन देखें कि जाबालीपुर इसका नाम क्यों पड़ा या जालहुर नाम क्यों पड़ा, या यहाँ पर इसको जालौर का दुर्ग क्यों कहा गया, तो जालौर का दुर्ग इसलिए कहा गया कि यदि अपन इन दोनों को दो भागों में बांट देते हैं, जाल और लोर के रूप में बांटते हैं, जाल और ओर के रूप में बांटते हैं, तो जालौर देखते हैं। और जाल का यदि अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो इस एरिया के अंदर एक जाल नाम का वृक्ष पाया जाता है मित्रों। क्या पाया जाता है? जाल नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। तो जो यहाँ का एरिया है, इसके चारों तरफ जाल नाम का वृक्ष है, और जाल नाम के पौधे होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? जालौर हो गया। क्लियर हो गई मित्रों बात? इस कारण से इसे जालौर का दुर्ग या जालहुर या जाल दुर्ग या जालपुर या जाबालीपुर आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसका यदि अपन देखें कि इसका निर्माता कौन है, तो इतिहासकार जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जालौर के दुर्ग का जो निर्माण है वह प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जालौर के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। और सबसे ऑथेंटिक बात भी यही मानी जाती है कि जालौर के दुर्ग का निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। यदि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में या एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जो कंपटीशन से संबंध रखता है, और आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जालौर के दुर्ग का या जाबालीपुर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। क्लियर हो गई बात मित्रों? इसके साथ ही यदि अपन देखें कि यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित बताया जाता है। जो सूकड़ी जो नदी है मित्रों, वह लूनी नदी की सहायक नदी है। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है कि जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सूकड़ी नदी के किनारे एक पहाड़ी है जिसको हम सोनगिरी और कनकाचल पहाड़ी कहते हैं। सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी है, वहीं पर ही यह दुर्ग स्थित है। इस कारण से इसको सोनगिरी भी, सोनदुर्ग भी कहते हैं और कनकाचल भी कहते हैं। आदि नामों से इस जालौर के दुर्ग को जाना जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब अपन यदि इस दुर्ग की प्रकृति देखते हैं कि यह कौन सी प्रकृति का दुर्ग है, तो यह दुर्ग गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आए कि अमुक में से जालौर का दुर्ग है, ए ऑप्शन है गिरि दुर्ग, बी ऑप्शन है वन दुर्ग और सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, तो आप लोगों का सी ऑप्शन पे काला करना पड़ेगा कि उपरोक्त दोनों, अर्थात जो जालौर का दुर्ग है मित्रों, वह गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। क्लियर हो गई बात? इसके साथ ही इस दुर्ग को हम जालंधर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। जालंधर पंजाब वाला जालंधर नहीं मित्रों, इस कारण से इसको हम जालंधर दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो जालंधर दुर्ग क्यों कहा जाता है कि दंत कथाओं के आधार पर कहा गया है या बताया गया है कि इस दुर्ग की जो पहाड़ी है, यह सोनगिरी या कनकाचल, तो इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक ऋषि तपस्या किया करता था जिसका नाम था जालंधर नाथ।
क्लियर होगी बात। तो जालंधर नाथ की यह तपोभूमि बताई गई है। तो जालंधर नाथ की तपोभूमि बताए जाने के कारण ही इस दुर्ग का एक और नाम रख दिया गया, जालंधर दुर्ग। यदि आप लोगों के परीक्षा में आता है कि जालोर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन जालंधर दुर्ग, बी ऑप्शन जाबालीपुर, सी ऑप्शन जालहुर और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को उपरोक्त सभी पर काला करना है मित्रों। क्लियर होगी बात। और यदि अपन आगे चलें तो यहाँ पर एक कुवलय माला लिखा हुआ है। जो कुवलय माला है ये एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है और काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के इतिहास के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ये जो ग्रंथ है ये जैन आचार्य उदोतन सूरी के द्वारा लिखा गया था, जालोर के दुर्ग के अंदर ही। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तथा इसके साथ साथ इस दुर्ग के अंदर यदि अपन देखें तो मीठे पानी की जो व्यवस्था की जाती थी, यहाँ पर दो बावड़ियाँ स्थित हैं, झालर बावड़ी और सोहन बावड़ी। कौन सी बावड़ी? झालर बावड़ी और सोहन बावड़ी जो स्थित है वह जालोर के दुर्ग में ही स्थित है। कई बार आप लोगों के बावड़ियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और आरपीएससी के माध्यम से, अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली रीट के एग्जाम के माध्यम से कई बार बावड़ियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जालर की बावड़ी या सोहन की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को सीधा जालोर के दुर्ग पर ही क्लिक करना है कि सोहन की जो बावड़ी है मित्रों वह जालोर के दुर्ग में स्थित है और झालर बावड़ी है वह भी जालोर के दुर्ग में ही स्थित बताई गई है। क्लियर होगी बात मित्रों। अब यदि अपन आगे और चलते हैं तो यहाँ पे एक छतरी नुमा आकृति बनी हुई है। जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है आप लोगों को पता है, और बरसात के मौसम में छतरी लेके हमारे को निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम वैसी वाली छतरी नहीं, मतलब एक छतरी बनी हुई है। इस छतरी को यदि अपन देखते हैं तो ये जो छतरी है ये जालंधर नाथ की छतरी है। जो साधु, जो संत था जालंधर नाथ, जो कि जालोर की दुर्ग की जो चोटी है, पहाड़ी है, सोनगिरी या कनकांचल पहाड़ी है, वहां पर तप किया करता था। तो उसकी जो छतरी बनी हुई है वह जालोर के दुर्ग में बनी हुई है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जालंधर नाथ की छतरी कहाँ स्थित है, तो जालंधर नाथ की जो छतरी है वह जालोर के दुर्ग में स्थित है। इसके साथ साथ और प्रश्न आ जाता है कि जालंधर नाथ की गुफा कहाँ स्थित है। तो जालंधर नाथ की जो गुफा है मित्रों वह गुफा भी कहाँ पर स्थित है, जालोर के दुर्ग में ही स्थित है। क्लियर हो गई बात। और ये तो आपको पता ही है कि इसका नाम जालोर दुर्ग क्यों पड़ा, क्योंकि इसके चारों तरफ जाल नाम का वृक्ष है। क्या है? जाल नाम के वृक्ष फैले हुए हैं चारों तरफ। जाल नाम के मैं बना देता हूं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। इस प्रकार से मिटा दूंगा इसको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से चारों तरफ जाल नाम के वृक्ष होने के कारण ही इसका नाम जालोर हुआ। जाल एक वृक्ष है जो कि हमारे मारवाड़ के क्षेत्र में पाया जाता है और खासतौर से जालोर के आसपास। क्लियर हो गई बात मित्रों। तो जाल नाम का वृक्ष होने के कारण इसका जालोर पड़ा। चलो आगे चलते हैं अपन। जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक जोग माया का मंदिर बना हुआ है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि जोग माया का मंदिर कहाँ पर स्थित है या जोगिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह भी जालोर के दुर्ग के अंदर ही स्थित है। इसके साथ साथ जालोर के दुर्ग में महाराजा मानसिंह का महल भी बना हुआ है। यदि आप लोगों की परीक्षा में आता है कि महाराजा मानसिंह का महल कहाँ स्थित है, तो यह भी जालोर के दुर्ग में ही बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मित्रों एक मस्जिद नुमा आकृति दिख रही है। इस मस्जिद नुमा आकृति के आगे आपको तीर का निशान लग रहा है और यहाँ पे लिखा है तोप मस्जिद। क्या लिखा हुआ है? तोप मस्जिद। अब यदि अपन इस तोप मस्जिद का अध्ययन करते हैं कि तोप मस्जिद क्या है और किसने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो यदि अपन देखें इस मस्जिद का निर्माण, तो आरंभिक काल में ये जो तोप मस्जिद है मित्रों ये मस्जिद नहीं थी। ये एक संस्कृत विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध थी जो कि परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो राजा भोज थे, परमार बोल दो अब्लिक प्रतिहार बोल दो। तो प्रतिहार शासक भोज के द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया गया था। जैसे अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो भी एक संस्कृत विद्यालय था, लेकिन बाद में उसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। लेकिन जब आक्रांता का आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो जालोर के दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1311 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया था और वही जालोर के दुर्ग का साका भी था। तो जब 1311 के आसपास जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो जालोर के दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के पश्चात इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर इसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवा देता है मित्रों। किसका निर्माण करवाता है? मस्जिद का निर्माण करवा देता है। तो मस्जिद का निर्माण करवाए जाने के कारण इस मस्जिद को हम अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहते हैं। इसके साथ साथ इस मस्जिद को हम तोप मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि तोप मस्जिद कहाँ स्थित है, तो सीधा सीधा आप लोग काला कर दीजिएगा कि तोप मस्जिद जालोर के दुर्ग के अंदर स्थित है। क्लियर होगी बात मित्रों।
ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जालोर का दुर्ग छोटा सा है और जल्दी समाप्त होने वाला टॉपिक है। अब यदि अपन देखें कि जालोर के दुर्ग के शाखा देखें, तो शाखे का अपन अध्ययन करते हैं, तो जालोर के दुर्ग का जो शाखा होता है मित्रों, यहाँ पे आपको 1311 लिखा हुआ है और बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसको मैं आप लोगों को कहानी के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक पुस्तक थी जिसका नाम था कानड़दे प्रबंध। कानड़दे जो प्रबंध पुस्तक थी मित्रों, वह पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। कानड़दे जो पुस्तक थी वह पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी और पद्मनाभ के द्वारा 1298 की कहानी के बारे में इसमें कुछ बताया गया है, जिसको मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ कि पद्मनाभ के द्वारा जो कानड़दे प्रबंध पुस्तक लिखी गई, तो उस पुस्तक में क्या कहा गया है कि कहा जाता है कि दिल्ली का एक आक्रांता हुआ करता था, या दिल्ली की गद्दी पर एक शासक बैठा करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी होता है मित्रों, वह एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का शासक था। क्या था? विस्तारवादी प्रवृत्ति का शासक था। तो विस्तारवादी प्रवृत्ति का शासक होने के कारण उसकी नीति थी कि जितना हम विस्तार कर सकें उतना हम विस्तार करें, जितना हम शासन कर सकें हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा शासन करने का प्रयास करें। तो अपनी विस्तारवादी नीति का और ज़्यादा उसको क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को गुजरात अभियान के लिए भेजता है। गुजरात के काठियावाड़ तथा इसके साथ साथ सोमनाथ के मंदिर में जो भगवान शंकर की या सोमनाथ की मूर्ति है, उनके वहाँ पे जो धन था उसको लूटने के लिए अपनी खिलजी सेना को वहाँ के लिए रवाना करता है, जो कि 1498 की बात है कानड़दे प्रबंध के अनुसार। तो जो सेना होती है वह सेना उलूग खां और नुसरत खां, उलूग खां और नुसरत खां दो सेना नायक होते हैं। उनके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को रवाना करता है, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये कहानी बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में उस सेना को रवाना करता है। जब सेना दिल्ली से रवाना होती है तो रास्ते के अंदर मारवाड़ पड़ता है। दिल्ली से जब रवाना होती है सेना तो रास्ते के अंदर मारवाड़ आता है। जैसे अपन एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पर एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आ जाए। सपोज करो कि यहाँ से सेना रवाना हो रही है और यहाँ से उसको गुजरात जाना है, जो कि सीधा रास्ता होता है दिल्ली से सीधा यहाँ से। तो रास्ते में क्या पड़ता है मित्रों? मारवाड़ पड़ता है। रास्ते से मारवाड़ पड़ता है और उस समय मारवाड़ में जो जालोर है, जालोर का तत्कालिक शासक होते हैं कानड़देव। तत्कालिक शासक कौन होते हैं? कानड़देव। तो जैसे ही खिलजी की सेना मारवाड़ से होकर गुजरने का प्रयास करती है, तो जो खिलजी जो कानड़देव होते हैं वे अपनी रियासत से खिलजी की सेना को गुजरने के लिए मना कर देते हैं कि आप मेरे इस रियासत से इस सेना को नहीं निकालेंगे, आप मेरे इस रियासत से इस सेना को नहीं निकालेंगे। यदि आप जबरदस्ती निकालते हैं तो हमारी जो राजपूत सेना है वह आप लोगों के ऊपर आक्रमण कर देगी। तो उस समय जो सेना गुजरात के अभियान के लिए जा रही थी, तो इसलिए वह सेना अनावश्यक रूप से कानड़देव से युद्ध नहीं करना चाहती थी। तो उलूग खां और नुसरत खां ने दिमाग लगाया कि जो हमारी खिलजी सेना है, यदि अनावश्यक रूप से इन राजपूतों से लड़ने लग गई तो हमारी जो सेना है वह थक जाएगी, थकान से ग्रसित हो जाएगी, और जो हमारा मकसद है गुजरात को जीतना, गुजरात के काठियावाड़ को जीतना और सोमनाथ के मंदिर की जो मूर्ति है उसको लूटना, जो हमारा मकसद है, इस मकसद को लेकर हम दिल्ली से चले हैं, तो थकान होने के कारण उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वह क्या करते हैं कि अनावश्यक रूप से इस वाद विवाद से बचने के लिए जो सेना होती है वह अपना रुख बदल लेती है मित्रों, अपना रुख बदल लेती है कि जाने दो कौन लड़ाई करे, तो रुख बदल लेती है और मारवाड़ की जगह वह मेवाड़ होती हुई निकल जाती है मित्रों। मारवाड़ की जगह मेवाड़ होती हुई निकल जाती है, थोड़ा घूमना पड़ता है लेकिन मारवाड़ की जगह मेवाड़ होती हुई गुजरात पहुंच जाती है सेना। क्लियर होगी बात? जब मारवाड़ की जगह मेवाड़ से होती हुई सेना गुजरात पहुंचती है और गुजरात में जाकर वह काठियावाड़ को जीतती है, इसके साथ साथ सोमनाथ के जो मंदिर है उसकी मूर्ति को लेती है, और मूर्ति के लगभग बताया जाता है कानड़दे के अनुसार, कानड़दे प्रबंध के अनुसार कि मूर्ति के 60 टुकड़े करती हैं और वह मूर्ति को लेकर तथा काफी सारा धन लेकर पुनः वापस गुजरात से दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। जब गुजरात से दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं तो उस समय जो उलूग खां और नुसरत खां होते हैं मित्रों, वह दिमाग लगाते हैं कि अब अनावश्यक रूप से मेवाड़ से घूम के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना जो मकसद था अपन ने उसको पूरा कर लिया। अब अपन ऐसा करते हैं, डायरेक्ट मारवाड़ होते हुए निकलते हैं, सीधा रास्ता है, यदि कानड़देव बीच में परेशान करेगा तो उसको देखा जाएगा।
तो क्या होता है कि खिलजी की सेना उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात से वापस रवाना होती है दिल्ली जाने के लिए। तो जब सेना दिल्ली जाने के लिए रवाना होती है मित्रों, तो रास्ते में मारवाड़ पड़ता है, और मारवाड़ में कौन सा आता है, जालोर आता है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या होती है, रात हो जाती है। तो रात हो जाने के कारण जो खिलजी की सेना होती है वह मारवाड़ के एरिया में ही, अर्थात गुजरात के एरिया में एक खेमा सा बना लेती है, अर्थात अस्थायी निवास स्थान बनाती है। टेंट वेंट लगा के अस्थायी, इस प्रकार से टेंट बना लिए जाते हैं और अस्थायी निवास स्थान बना लेते हैं। अस्थायी निवास स्थान बना के और रात्रि वहीं गुजारती है। जब रात्रि वहीं गुजारती है तो रात्रि के समय कानड़दे जो होता है उसका दिमाग खराब होता है, और कानड़दे सोचता है कि क्यों ना इस जो खिलजी की सेना है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए, क्यों ना खिलजी की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए और खिलजी की सेना के ऊपर आक्रमण किया जाए, और जो ये सोना वोना धन लूट के आए हैं वह अपन वापस इनसे लूट लें और इनको हराया जाए, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का अवहेलना करी है। तो कानड़दे क्या करते हैं मित्रों, कानड़दे अपने दो वीर सेना नायक जेता और कुप्पा को भेजते हैं। दो वीर सेना नायक जेता और कुप्पा को भेजते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाओ और जो खिलजी की सेना है जो खेमा लगा के जंगल में बैठी हुई है वहां जाके पता लगा के आओ कि वहां पर क्या हो रहा है, और यदि मौका मिले तो तुरंत उनके ऊपर आक्रमण आप कर देना। तो इसी प्रकार से जेता और जो कुप्पा होते हैं वह कहना मान लेते हैं और राजा की आज्ञा के अनुसार खिलजी की सेना के पास पहुंच जाते हैं। और खिलजी की सेना जहां पर खेमा लगा के बैठी होती है तो वहां पर जाके वे तहकीकात करते हैं, तो उनको पता लगता है कि जो खिलजी की सेना है उनमें आपस में वाद विवाद होता है। और वाद विवाद क्या होता है मित्रों, कि जो सोमनाथ से लूट के धन लेके आए थे और गुजरात के काठियावाड़ को जो लूटा था उसके धन के बंटवारे को लेकर आपस में क्या हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। तो वाद विवाद हो जाता है तो सेना आपस में बहस करती होती है कि मैं लूंगा, मैं इस धन को लूंगा, मैं इतना धन लूंगा, मेरे को कम मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, मैंने ज्यादा मेहनत करी। इस प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं। जब इस प्रकार का वाद विवाद होता है तो जेता और कुप्पा होते हैं, उन दोनों को मौका मिल जाता है मित्रों, और जैसे ही मौका मिलता है वह खिलजी की सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं और खिलजी की सेना के ऊपर टूटते हैं, उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो अचानक रात्रि के समय खिलजी की सेना के ऊपर छापामार पद्धति से जो आक्रमण किया जाता है कानड़दे की सेना के द्वारा जेता और कुप्पा के माध्यम से, तो खिलजी की जो सेना होती है एकदम से घबरा जाती है मित्रों, और घबराती है, और घबराने के पश्चात वह भागती है और भाग के कहाँ रवाना हो जाती है, दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। जब वह दिल्ली की तरफ रवाना होती है मित्रों तो दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी को सारी की सारी बात बता देती है कि इस प्रकार से हमारे संग बादशाह सलामत धोखा हुआ। कानड़दे की जो सेना है उन्होंने रात्रि में आके हमारे ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करा, और इस कारण से हमारे को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो जान बचाकर हमारे को वहां से भागना पड़ा। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगता है मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। अलाउद्दीन जो खिलजी है मित्रों बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में आने के पश्चात वह एक सेना नायक, जो एक महिला सेना नायक होती है जिसका जिसका नाम होता है एन उल मुल्क मुल्तानी। इसका नाम क्या होता है मित्रों एन उल मुल्क मुल्तानी, जिसे मुल्तानी बेगम कहा जाता है, वह अत्यंत सुंदर बताई गई है। तो एन उल मुल्तानी को भेजता है सन 1305 में, जो कि एक महिला सेना नायक बताई गई है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। तो एन उल मुल्तानी को भेजता है कि आप जाओ मुल्तानी बेगम और जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करो, और आक्रमण करो, जहां तक हो सके यदि समझौता हो जाता है तो आप समझौता कर लो। इस प्रकार से सन 1305 में, कौन से ईयर है मित्रों, 1305 में, अपन 1298 से बढ़ते बढ़ते अपन 1305 पहुंच चुके हैं। तो 1305 में वह आक्रमण करती है जालोर के दुर्ग पर। जब आक्रमण करती है तो काफी समय तक घेरा लगाए रखती है, और घेरे के पश्चात अंत में क्या होता है कि कानड़देव और मुल्तानी बेगम के मध्य में समझौता हो जाता है, अर्थात कॉम्प्रोमाइज कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। समझौता हो जाता है, और समझौता होने के पश्चात यह शर्त तय की जाती है कि कानड़दे अपने पुत्र को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सेवा के लिए भेजेगा। तो कानड़दे इस बात को मान लेते हैं, और कानड़देव क्या करते हैं, अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज देते हैं। और इस प्रकार से जो मुल्तानी बेगम होती है वह वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है, किसको लेकर, वीरमदेव को लेकर। मित्रों क्लियर हो गई बात, यहां तक बात समझ में आई। और वीरमदेव को लेकर रवाना हो जाती है। वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के वहां दिल्ली के दरबार में पेश होता है और अलाउद्दीन खिलजी की वह सेवा करने लगता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि कुदरत में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है,
और इसको हम ये भी कह सकते हैं होना वही जो राम रख राजा, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही होता है। तो कुदरत को या किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। उधर अलाउद्दीन खिलजी की एक सुंदर पुत्री होती है जिसका नाम होता है फिरोजा। सुंदर पुत्री होती है मित्रों जिसका नाम होता है फिरोजा। तो फिरोजा और वीरमदेव इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, अर्थात आंखें चार हो जाती हैं, दो और दो चार होती हैं। तो फिरोजा की और वीरमदेव की दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं और मोहब्बत का बीज पनप जाता है, और दोनों के मध्य मोहब्बत का बीज पनप जाता है और दोनों चुप चुप कर मिलने लगते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता है। खुले में मिलने में उतना मजा नहीं आता जितना कि छुप छुप के मिलने में मजा आता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, गार्डनों में आप लोग घूमने जाते होंगे तो गार्डनों में दो कपल आराम से छुप छुप के पेड़ के पीछे बैठकर मिलते हैं, तो छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता है। तो उस जमाने में भी प्रेम हुआ करता था। आज के जमाने का प्रेम नहीं है कि हम सोचें कि आज ही प्रेम होता है, तो प्रेम तो बरसों से हो रहा है। प्रेम तो राधा रानी से भगवान कृष्ण ने भी किया था। तो भगवान कृष्ण भी राधा रानी से छुप छुप के मिला करते थे। तो छुप छुप के मिलने का तो आनंद ही कुछ और होता है मित्रों। तो होता क्या है, चलो चलते हैं क्या रखा है इन बातों में, आगे चलते हैं। तो जो वीरमदेव होता है, वीरमदेव और फिरोजा जो राजकुमारी होती है, अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री होती है, उन दोनों के मध्य में प्रेम संबंध पनप जाता है। और दोनों के मध्य में प्रेम संबंध पनपने के कारण काफी आगे तक बात पहुंच जाती है। और जब इस बात की खबर सुल्तान या बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को लगती है, तो आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी इस प्रेम के खिलाफ होता है, इस प्रेम विवाह के खिलाफ होता है, क्योंकि वीरमदेव और फिरोजा जो होती है वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी इस बात के खिलाफ होता है कि नहीं, इस प्रकार से शादी नहीं हो सकती है। परंतु बार बार फिरोजा के द्वारा जिद करने के कारण अंततः वह मान जाता है। एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि इंसान जगत को जीत लेता है लेकिन अपनी औलाद के सामने झुक जाता है। अब पूरे जगत को, संसार को जीतने वाला सिकंदर भी झुक जाया करता था, हिटलर तक झुक जाया करता था। तो इसी कारण से इंसान पूरे जगत को जीतने की क्षमता रखता है लेकिन अपने खून या अपनी औलाद के आगे झुकना मजबूरी हो जाती है। तो उसी प्रकार से फिरोजा के बार बार जिद करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली की गद्दी पर राज करता होता है, एक जबरदस्त आक्रांता बताया गया है अपने जमाने का अलाउद्दीन खिलजी, जिसने न जाने कितने रणबांकुरों को धरती पर लिटा दिया। इतना जबरदस्त और कूटनीतिज्ञ बताया गया है। चाहे शाम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसने जहां आक्रमण किए, जिन जिन दुर्गों के ऊपर उसने आक्रमण किए, उन दुर्गों को जी भर के लूटा। चाहे ईमानदारी से लूटा हो, चाहे बेईमानी से लूटा हो, चाहे छल से लूटा हो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जहां जहां अधिकांश रूप में जहां जहां उसने आक्रमण किए हैं, उन आक्रमणों के माध्यम में उसे विजय ही प्राप्त हुई है। परंतु वह अपनी पुत्री फिरोजा के आगे झुक जाता है और फिरोजा के आंसू नहीं देख पाता है। और फिरोजा के आंसू नहीं देखने के कारण वह मान जाता है कि ठीक है, मैं तेरी जो शादी है वह जालौर के राजकुमार वीरमदेव के साथ करवा दूंगा, और वीरमदेव के साथ करवा दूंगा। और उधर वीरमदेव क्या करता है कि दिल्ली छोड़कर जालौर आ जाता है, क्योंकि उधर खबर लगती है, अलाउद्दीन खिलजी को खबर लगती है कि मेरी पत्नी पुत्री के साथ यह प्रेम संबंध स्थापित कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। तो नाराज होने के कारण उधर वीरमदेव की बेइज्जती होती है, और उस बेइज्जती के कारण वीरमदेव भी वापस अपने जालौर आ जाता है। और उधर फिरोजा जो होती है अपने पिता से जिद करती होती है कि नहीं अब्बा जान, मैं तो शादी वीरमदेव से ही करूंगी, क्योंकि अब्बा जान ही कहेगी कि नहीं अब्बा जान, मैं शादी अपने वीरमदेव से ही करूंगी, अन्य किसी से शादी नहीं करूंगी। कि नहीं अब्बा जान, मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी, नहीं तो मैं कंवारी मर जाऊंगी। और इस बात को सुनकर जो वज्र जैसी छाती अलाउद्दीन खिलजी की होती है वह पिघल जाती है अपनी पुत्री के आंख में आंसू देखकर। और अलाउद्दीन खिलजी तुरंत मान जाता है कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा है उस इच्छा की अनुपालना होगी, और मैं तेरा संदेशा जालौर के राजकुमार वीरमदेव के पास पहुंचा देता हूं, उस वीरमदेव के पास पहुंचाता हूं और तेरी उससे निकाह करवा देता हूं। और इस प्रकार से अलाउद्दीन जो खिलजी होता है वह अपना संदेशा जालौर के शासक कानड़देव के पास पहुंचाता है, और कानड़देव के जो पुत्र होते हैं वीरमदेव, उनके पास शादी का प्रस्ताव पेश करता है। और शादी का प्रस्ताव पेश करता है तो उस प्रस्ताव में अलाउद्दीन जो खिलजी होता है कुछ शर्त रख देता है। वह शर्त क्या होती है, वह शर्त में इस प्रकार से वह पत्रा लिखता है और उसमें कहता है कि हे वीरमदेव, मैं मेरी पुत्री फिरोजा का निकाह आपसे करवाने को मैं तैयार हूं। मैं मेरी पुत्री फिरोजा का विवाह, ध्यान से सुनिएगा कितनी जबरदस्त बात कही थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके विपक्ष में वीरमदेव ने इस प्रकार का जवाब दिया जो जवाब उसको नहीं देना चाहिए था। और इस प्रकार का जवाब देने से ही
जालोर के दुर्ग का पतन हुआ और जालोर के दुर्ग का पतन का कारण बना। इसलिए तो कहते हैं कि जो भी आप बोलते हैं वह सोच समझ के बोलो, कभी भी बिना सोचे समझे इस प्रकार का अनावश्यक शब्द नहीं निकालना चाहिए अपने दिमाग मुंह से कि आने वाले समय में काफी ज्यादा उसका नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि हमारी जो जीभ है मित्रों, बिना हड्डी की जीभ है, मर्जिया जो बोल देती है और बोलने के पश्चात हमारी बत्तीसी के अंदर पैक हो जाती है। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? हमारे को स्वयं को भुगतना पड़ता है, बत्तीसी को नहीं भुगतना पड़ता। और यही जो वीरमदेव ने उल्टा जो तथ्य अलाउद्दीन खिलजी को बोला था, उसका भुगतान पूरे जालौर को भुगतना पड़ा, पूरे जालौर को तस्ते नाबूद कर दिया गया। अब आप लोग सुनने का प्रयास करें कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वह अपनी पुत्री फिरोजा का जो शादी का संदेश होता है वह जालौर के शासक कानड़देव के पास पहुंचाता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र वीरमदेव के साथ करने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि जालौर का जो दुर्ग है वह मेरी पुत्री फिरोजा के नाम करना होगा, वह मेरी पुत्री फिरोजा के नाम करना होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से काय की गलती है? पति के बाद जो संपत्ति पति की होती है, पति के बाद वो संपत्ति पत्नी की ही होती है ऑटोमेटिकली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये शब्द कहा कि आपको जालौर का दुर्ग मेरी बेटी के नाम करना होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज कोई पति आदमी मरता है तो मरने के पश्चात उसकी संपत्ति उसकी पत्नी की होती है यदि पत्नी जिंदा है, और अगर पत्नी मर गई होती है तो उसके आने वाली संतानों की होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार का शब्द कहता है, जब इस प्रकार का शब्द वह लिखित में देता है, शर्त देता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह जालौर के राजकुमार वीरमदेव के साथ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि मेरी पुत्री के नाम आपको जालौर का दुर्ग करना होगा। जब यह शब्द दरबार के अंदर यह लेटर सुनाया जाता है, यह पत्रा सुनाया जाता है, तो वीरमदेव के द्वारा एक अपशब्द निकल जाता है और वह अपशब्द यह होता है कि रजवाड़े रानियों को दिए जाते हैं, रखेलों को नहीं। रजवाड़े रानियों को दिए जाते हैं, रखेलों को नहीं। जाके कह देना अपने बादशाह सलामत अलाउद्दीन खिलजी से कि तेरी इस पुत्री को मैं रखेल बना के रखूंगा, रानी बना के नहीं रखूंगा। इसलिए रजवाड़े रानियों को दिए जाते हैं, रखेलों को नहीं। और ये जो शब्द थे ये बहुत अपशब्द थे। इस प्रकार के शब्द किसी औरत के लिए कहना बहुत ज्यादा अपशब्द बताया जाता है। तो इस प्रकार का शब्द जो वीरमदेव के द्वारा कहा जाता है और जो संदेश पुनः जो संदेशवाहक होता है अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को पूरा का पूरा संदेश पहुंचाता है कि बादशाह सलामत, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा जो वीरमदेव ने आपके लिए कही है। तो वीरमदेव ने आपके लिए जो कही है, आपके और आपकी पुत्री के लिए कही है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है बताओ क्या कही है। तो कहने से पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि आप यदि क्रोध में आते हैं तो मेरी जान को बख्श देंगे, मेरा सर कलम नहीं करवाएंगे। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी वचन देता है कि ठीक है, मैं वचन देता हूं कि मैं आपको कोई किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दूंगा। संदेशवाहक, आप बताइए क्या क्या संदेश है वीरमदेव का। तो वीरमदेव ने यह संदेश दिया है कि रजवाड़े रानियों को दिए जाते हैं, रखेलों को नहीं। ए अलाउद्दीन खिलजी, तेरी पुत्री को मेरे दुर्ग में भेज दे, मैं तेरी पुत्री को अपने यहाँ पे रखेल बना के रखूंगा। जब ये शब्द अलाउद्दीन खिलजी सुनता है तो अत्यंत क्रोध में आ जाता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला मैं बादशाह और एक छोटी सी रियासत का राजकुमार और मेरी पुत्री को इस प्रकार के शब्द कह रहा है कि रखेलों को मेरी पुत्री को रखेल बनाना चाह रहा है, जो कि पूरे दिल्ली के तख्त पर राज करती है। और उस जमाने में दिल्ली के तख्त पर राज करने का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान में डंका बजना, कि मेरे नाम का जो डंका है पूरे हिंदुस्तान में बजता है और एक छोटी सी जालौर रियासत का राजकुमार मेरी पुत्री को रखेल बनाने की सपने देख रहा है। चलो आक्रमण करते हैं। और इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा क्रोध में हो जाता है और यही तथ्य अंत में जालौर के दुर्ग के पतन का कारण बनता है मित्रों। इसलिए तो कहते हैं कि जो भी बोले सोच समझ के बोलना चाहिए, अनावश्यक रूप से मर्जिया जो मुंह से नहीं बोल देना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अपने ही पतन का कारण बन जाए। तो जालौर के दुर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी आरंभ हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी अपने एक प्रधान सेनानायक कमालुद्दीन कुर्ग, नाम याद रखना कमालुद्दीन कुर्ग, जो कमालुद्दीन कुर्ग था मित्रों उस जमाने में किलर मशीन के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि कमालुद्दीन कुर्ग जहां जहां से निकलता था वहां मौत नाचा करती थी। इसका मतलब यह है कि वो कमालुद्दीन जो कुर्ग था मित्रों, वह अपने आप में एक किलर मशीन, आधुनिक भाषा में उसको अपन कह सकते हैं किलर मशीन। तो कमालुद्दीन कुर्ग को आदेश देता है कि जाओ और जाके जालौर के दुर्ग को तस्ते नाबूद कर दो, चाहे
नीति से काम लो, चाहे षड्यंत्र रचो, चाहे कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वीरमदेव ने जो मेरी पुत्री को रखेल की उपमा दी है, मुझे उसी वीरमदेव का सर चाहिए, कटा हुआ सर चाहिए। नहीं तो अन्यथा वापस लौटकर दिल्ली के दरबार में लौटकर वापस मत आना। यदि खाली हाथ दिल्ली के दरबार में आ गए तो तुम्हारे सर को कलम मैं कर दूंगा। इस बात को कमालुद्दीन कुर्ग सुनता है और वचन देता है कि हे बादशाह, कमालुद्दीन कुर्ग दोबारा दिल्ली के दरबार में तभी आएगा जब वीरमदेव का कटा हुआ सर लेकर आएगा। और इस बात को वचन देकर कमालुद्दीन कुर्ग सन 1311 में निकल चुकता है जालौर के दुर्ग पर चढ़ाई करने के लिए। जालौर के दुर्ग पर चढ़ाई करता है, जालौर के दुर्ग को घेरता है। काफी समय तक जालौर के दुर्ग को घेरने के बावजूद भी जालौर के दुर्ग को कब्जे में नहीं ले पाता है। एक पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण क्यों मरा? क्योंकि सगे भाई ने ही उसकी पोल खोल दी। यदि सगा भाई उसकी पोल नहीं खोलता, जिसका नाम विभीषण कहा जाता है, यदि विभीषण राम जी को जाकर उसके भेद नहीं बताता तो किसी भी परिस्थिति में राम जी आ जाते, चाहे हनुमान जी आ जाते, रावण को जीत नहीं पाते। लेकिन विभीषण ने जाकर रावण का भेद दे दिया कि इसके नाभि में अमृत है, और जब तक अमृत नहीं जाएगा जब तक यह भी नहीं मरेगा। आगे बात समझ में? तो लंका घर का भेदी लंका ढाए। तो काफी समय तक जालौर के दुर्ग का घेरा लगाने के बावजूद भी कमालुद्दीन जो कुर्ग होता है, वह कमालुद्दीन कुर्ग जालौर के दुर्ग को नहीं जीत पाता है। जब नहीं जीत पाता तो अंत में कमालुद्दीन कुर्ग षड्यंत्र रचता है और एक धाइया राजपूत होता है, धाइया राजपूत, बीका नाम का एक धाइया राजपूत होता है, उसको लोभ देता है। उसको लोभ देता है। लोभ क्या देता है कि मुझे जालौर के दुर्ग को जीतने का तरीका बता, मुझे जालौर के दुर्ग को जीतने का तरीका बता, और जालौर का दुर्ग जीतने के बाद यह दुर्ग मैं तेरे नाम कर जाऊंगा। मुझे इस दुर्ग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो वीरमदेव का कटा हुआ सर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना तो ये दुर्ग चाहिए, ना ये दुर्ग की रियासत चाहिए। मेरे बादशाह को तो सिर्फ उस वीरमदेव का कटा हुआ सर चाहिए, जो कि कटा हुआ सर चाहिए, जिसने राजकुमारी फिरोजा के लिए इस प्रकार के शब्द बोले कि रखेलों को रजवाड़े नहीं दिए जाते, तेरी पुत्री को भेज दे, अपने दरबार में रखेल बना के रखूंगा। तो जैसे ही जो बीका दाहिया राजपूत बीका होता है, वह लोभ में आ जाता है कि मैं आराम से जालौर के दुर्ग पर राज करूंगा, और वह जालौर के दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता किसको बता देता है? कमालुद्दीन कुर्ग को बता देता है। और कमालुद्दीन कुर्ग को जालौर के दुर्ग में प्रवेश होने का गुप्त रास्ता पता लग जाता है, और खिलजी की सेना उस गुप्त रास्ते से जालौर के दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। अब आगे की कहानी किस प्रकार से मित्रों, जो दाहिया राजपूत बीका होता है, वह वापस रात को लौटकर अपने घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी क्षत्रिया, उस पत्नी का नाम होता है क्षत्रिया, बहुत से कहते हैं क्षत्राणी, तो क्षत्रिया जो पत्नी होती है उसको आके सारी बात बताता है कि बावड़ी, अपने जो दुख के दिन हैं वह दूर होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में या कुछ ही पलों में अपन इस जालौर के दुर्ग के राजा होंगे। मैं इस जालौर के दुर्ग का राजा होऊंगा और तू इस जालौर के दुर्ग की पटरानी कहलाएगी। तो वह पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अपन तो यहाँ के सेवक हैं। तो तुरंत वह सारी की सारी बात बताता है कि मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को जालौर के दुर्ग में प्रवेश होने का राज बता दिया है। अब वह सेना अंदर प्रवेश करेगी और जालौर के दुर्ग पर कब्जा करेगी, वीरमदेव को मारेगी और उसके सर को लेकर चली जाएगी और मेरे को यहाँ का राजा बना देगी। जब इस बात की खबर उस क्षत्राणी को लगती है तो उसे बहुत दुख होता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, और इस दुख को या इस गद्दारी को वो सहन नहीं कर पाती है। मित्रों, इस दुख या गद्दारी को वो सहन नहीं कर पाती है और अपनी ही कटार से अपने ही पति का गर्दन काट देती है कि इस प्रकार के गद्दार की पत्नी कहलाना मैं पसंद नहीं करूंगी कि इतिहास मुझे गद्दार की पत्नी कह के बुलाए। मैं खुद अपने धर्म के प्रति सुदृढ़ हूं। जिसका नमक खाया है, कानड़दे का नमक खाया है, तो कानड़दे के लिए ही जान दूंगी। किसी गद्दार की पति बनकर मैं जीवन नहीं काटूंगी। और तुरंत उस दाहिया राजपूत जो बीका होता है उसकी गर्दन को काट देती है, अर्थात उसका मर्डर कर देती है, और तुरंत रात को भागती है। और कहाँ भागती है? जालौर के दुर्ग में राजा से मिलने को भागती है। कानड़दे के पास जाती है और कानड़दे को सारी की सारी बात बता देती है कि राजा, इस प्रकार से मेरे गद्दार पति ने जालौर के दुर्ग में प्रवेश होने का रास्ता अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दे दिया है। आप जालौर के दुर्ग को बचाइए। यह बात जैसे ही कानड़देव सुनता है और सुनकर तैयार होता है, तब तक
बहुत देर हो चुकी होती है। खिलजी की जितनी सेना होती है वह सारी की सारी जालौर के दुर्ग में प्रवेश कर चुकी होती है। और जालौर के दुर्ग में जैसे ही सेना प्रवेश करती है और घमासान युद्ध होता है, और घमासान युद्ध होता है मित्रों, और इस युद्ध में कानड़देव जो होते हैं वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात केसरिया हो जाते हैं। इस बात का जो दुख होता है वह वीरमदेव सहन नहीं कर पाते हैं, और वीरमदेव सहन नहीं कर पाते और अपने आराध्य देव या अपनी आराध्य माता जिसे आशापुरा देवी कहते हैं उनके मंदिर में जाते हैं और छुर्रा अपने पेट में घुसेड़ कर आत्महत्या कर लेते हैं। छुर्रा अपने पेट में घुसेड़ कर आत्महत्या कर लेते हैं। कहा जाता है ना, कायर ही आत्महत्या करते हैं, वीर कभी आत्महत्या नहीं करते, वीर हमेशा युद्ध लड़ा करते हैं। कायर थे जभी तो इस प्रकार के शब्द उन्होंने बोल दिए कि रखेलों को दिया जाता है, मतलब नारी का सम्मान सीखा ही नहीं। नारी का सम्मान चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का पुरुष हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी ही जननी है, नारी ही माता है, नारी ही बहन है, नारी ही भार्या है। जो धरती है वह भी एक नारी है। तो नारी का सम्मान करना सीखा नहीं और दिल मर्द का कभी बना नहीं, और इसी कारण से वह इस युद्ध को देख के घबरा जाते हैं। बस एक लांछन लगा दिया गया कि पिता की मृत्यु को सहन नहीं कर पाए। अरे सहन नहीं कर पाए तो कमालुद्दीन कुर्ग से युद्ध लड़ना चाहिए था, और युद्ध नहीं लड़ते हैं, डर के मारे अपनी आशापुरा माता के पास आते हैं। माता के पास गए, वो भी तो एक नारी है, माता है वह आशापुरा देवी जो आराध्य देवी थी, वो क्या है, वो भी तो एक नारी है। नारी का सम्मान किया नहीं और माता के पास पहुंच गए, और माता के पास जाकर अपनी बलि चढ़ा देते हैं, अपने पेट में छुर्रा घुसेड़कर आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन कमालुद्दीन कुर्ग कहाँ माफ करने वाला था। कमालुद्दीन कुर्ग पहुंचता है और वीरमदेव की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, और धड़ से अलग करता है, गर्दन को लेता है और गर्दन को लेकर रवाना हो जाता है। कहां पर? दिल्ली के दरबार पहुंचता है। दिल्ली के दरबार पहुंचता है और दिल्ली के दरबार पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने कटा हुआ सर पेश कर दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री को बुलाता है और पुत्री को कहता है, देख बेटा, मैंने उसका सर काट के पटक दिया जिसने तुझे वेश्या या जिसने तुझे रखेल की उपमा दी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी उसके वीरमदेव के सर को फिरोजा के सामने पेश करता है तो फिरोजा उस दर्द को सहन नहीं कर पाती है। फिरोजा कहती है, पिताश्री या अब्बाजान, चाहे वो मुझे रानी की उपमा दे चाहे नहीं दे, चाहे मुझे वो रखेली क्यों ना कहे, लेकिन वो मेरा प्यार था और आपने उसको मार दिया। अब मेरे जीने का भी कोई उद्देश्य नहीं रहा है। और फिरोजा भी बहुत दुखी होती है, और अंत में फिरोजा क्या करती है, यमुना नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। और इस प्रकार से जालौर के दुर्ग का साका भी समाप्त हो जाता है। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, राइयों के भाव राते बीता। राइयों के भाव राते बीता, अर्थात एक जरा सी गलती के कारण इतना बड़ा दुर्ग राई के भाव बिक गया बाजार में। और इसके साथ जालौर के दुर्ग के जो मैंने आपको बात बताई वो भी पूरी समाप्त होती है। मेरे द्वारा जो समझाया गया आपको जालौर का दुर्ग है मित्रों, कैसा लगा? हालांकि मैं राजस्थान के रणबांकुरों की जब कहानी सुनाता हूं तो काफी जोश में आ जाता हूं और पूरी कहानी सुनाता हूं, तो ये कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। अब मैं डिटेल से चलता हूं। अभी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया, अब इसका नेक्स्ट पेज पे मैं इसको डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूं। चलें मित्रों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर अब अपन चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जालौर का दुर्ग। जालौर का जो दुर्ग है मित्रों वह मारवाड़ के जालौर जिले के अंदर स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर या जालहुर मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो जाबालीपुर और जालहुर मिलता है, तो इसका कारण क्या है मित्रों कि यहाँ पर अपन जालौर लिखा हुआ है, जालौर को दो भागों में बांटे हैं, तो जाल और लोर होता है। तो जाल का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़, और लोर का मतलब होता है सीमा, अर्थात जाल नाम का पेड़ इसकी सीमा के चारों तरफ स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? जालौर पड़ा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं मित्रों, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे और राजस्थान के काफी ऑथेंटिक इतिहासकार हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने अरबी आक्रमणों से मुकाबला करने हेतु जालौर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आपको नागभट्ट प्रथम के पे ही क्लिक करना है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बताया गया है मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं, यह दुर्ग गिरी व वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह जो दुर्ग है जालौर का दुर्ग, ये गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण लूनी नदी की सहायक नदी सुकड़ी के बाईं तरफ स्थित सोनगिरी ऑब्लिक स्वर्णगिरी व कनकाचल पहाड़ी पर करवाया गया है। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा, इसी कारण से इस दुर्ग को सोनगिरी, सुवर्णगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी
आदि नामों से जाना जाता है। इस बात को याद रखना मित्रों कि सोनगिरी और सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी इन दो तीनों में अंतर है। जो सोनगिरी और सुवर्णगिरी है वो तो जालौर के लिए कहा जाता है, और स्वर्णगिरी मतलब आधा से, यहाँ पर पूरा आ रहा है, सुवर्ण आ रहा है, उसमें आता है स्वर्णगिरी, वह जैसलमेर के लिए कहा जाता है। इस बात को याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट चलें। यह पहाड़ी जालंधर नाथ की तपोस्थली थी। इस कारण से इसे जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। इस कारण से इसे जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग में प्रतिहार नरेश वत्सराज के शासन काल में सन 778 ईस्वी में जैन आचार्य उदोतन सूरी ने कुवलय माला नामक ग्रंथ का रचना की थी। कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर होगी बात मित्रों। इस दुर्ग में स्थित झालर और सोहन बावड़ी अपने मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपके एग्जाम में आता है कि झालर और सोहन बावड़ी कहाँ स्थित है, जालौर के दुर्ग में स्थित है। तोप मस्जिद भी जालौर के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया गया था। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मस्जिद का रूप दिया, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद या तोप मस्जिद के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साका। कानड़दे प्रबंध के अनुसार और 1311 में आप लोगों के साका हुआ था। यहाँ पे इसकी मैं डिटेल से आप लोगों को कहानी बता चुका हूँ। इसके साथ मैं जालौर के दुर्ग का टॉपिक समाप्त करता हूं। मित्रों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी और जोश से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तथा सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा वह डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच जाया करेंगे। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।